नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राकेश फूलका आपको अपने YouTube चैनल राकेश फूलका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है समास। तो दोस्तों, समास में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास के भेद कितने होते हैं, समास का विलोम शब्द क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कितने पद होते हैं। वो सामान्य परिचय पढ़ने के लिए जिसने नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो जो समास भाग 1 देख ले। तो आज हम करते हैं समास के भेद। तो दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद में अगर आपसे पूछे कि पद प्रधानता की दृष्टि से कितने होते हैं, अगर आपसे पूछे कि पद प्रधानता की दृष्टि से कितने होते हैं, तो पद प्रधानता की दृष्टि से 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। दोस्तों, मैंने इसके बारे में कल जो है बता भी दिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं पहला अव्ययभावी समास। क्या करने जा रहे हैं? अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास में क्या होता है दोस्तों? इसका दूसरा जो भेद होता है तत्पुरुष होता है, तीसरा कर्मधारय होता है, चौथा द्विगु होता है, पांचवा द्वंद्व होता है, छठा होता है बहुव्रीहि। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी बातें जो है समास के बारे में बताई थी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अव्ययभावी समास। देखिए, ये अपने नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यय का भाव देता है। ये अव्ययभावी समास अव्यय का भाव देता है। इसलिए मैंने बोला भी है आपको कि अगर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, क्योंकि जब हम वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार वगैरह सारे करेंगे तो ही हमें जो है आगे के वीडियो जो है, आगे का टॉपिक जो है समझ में आएगा। अब इसलिए मैंने अव्यय का टॉपिक भी पिछले वीडियो में जो है, इससे पहले एक वीडियो डाला है अव्यय कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय का भाव देता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य में प्रयोग करने पर ध्यान रखना है कि अव्ययभावी समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि अगर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये क्रिया विशेषण का भाव देता है। क्रिया विशेषण का भाव देता है। और दोस्तों, अगर क्रिया विशेषण आपको नहीं पता है कि क्रिया विशेषण क्या होता है तो पीछे के वीडियो अव्यय में आप देखें कि क्रिया विशेषण का भाव कैसे देता है। जैसे हम किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग करते, क्रिया की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं अव्ययभावी समास होते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलने लगा। अब देखिए, ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये जो धीरे धीरे शब्द है वो किसकी बात बता रहा है? वो चलने की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे चलता है। तो अगर किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण जो होता है वो जो हो अव्ययभावी समास ही होता है। पहचान ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी अव्ययभावी समास का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया विशेषण का भाव देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्रिया विशेष, ये जो अव्ययभावी समास में और क्या पहचान होती है। एक तो पहचान हो गई कि पूरा पद जो होता है अव्यय होता है, क्रिया विशेषण का काम करता है। दोस्तों, जैसे इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसको पूर्व पद भी कहते हैं। ध्यान रखना कि अव्ययभावी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। देखिए, ये प्रथम पद जो है अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? अव्यय होता है। जैसे यथा, ठीक है, यथा, यावत, पूर्व, पूर्वक, ठीक है, ये जो है अव्यय होते हैं। और प्रथम पद जो होता है उपसर्ग भी होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से पढ़ना कि पूर्व पद जो है अव्ययभावी समास में प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है। जैसे आ, प्रति, अनु, अति, अधि, बे, न, से,
ये जो होते हैं ये अव्यय भी जो होते हैं, ये उपसर्ग भी जो है होते हैं अव्ययभावी समास में आते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ कि आपको अगर ये लगे कि प्रथम पद उपसर्ग होता है, अव्ययभावी समास होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि प्रथम पद उपसर्ग हो और वो अव्ययभावी समास हो जाए। ध्यान रखना दोस्तों कि एक मैं यही बता देता हूँ कि तत्पुरुष में भी ऐसा होता है। तत्पुरुष समास का जो नए तत्पुरुष समास होता है उसमें भी प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है दोस्तों। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग यहाँ भी होता है गुरुदेव, आपने तत्पुरुष समास में भी उपसर्ग बता दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये उपसर्ग जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत लगा है या अव्ययभावी समास के अंतर्गत। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ये जो उपसर्ग बनेंगे, ये उपसर्ग लगने के बाद ये जो है अव्यय का प्रयोग अव्यय ही बनेगा। ध्यान रखना ये अव्यय बनेगा। जैसे मैंने बोला प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, ध्यान रखना प्रतिदिन क्या है, ये जो है अव्यय का काम करता है कि मोहन प्रतिदिन मेरे घर आता है, प्रतिदिन मेरे घर आता है। इसका बहुवचन भी नहीं होता, प्रतिदिनों, समझ में आ गया। इसका बहुवचन भी नहीं बनता है दोस्तों, किसका, अव्ययभावी समास के अंतर्गत। लेकिन तत्पुरुष में देखिए, जैसे मैंने बोला है नालायक, नालायक, तो नालायक जो है विशेषण बनता है। एक ध्यान रखना दोस्तों, तत्पुरुष के अंतर्गत जो उपसर्ग लगेगा किसी शब्द से पहले, तो वो विशेषण का काम करता है या संज्ञा का काम करता है। लेकिन अव्ययभावी में उपसर्ग लगेगा तो वो केवल क्या बनेगा, अव्यय का काम करता है। लेकिन तत्पुरुष में जब उपसर्ग का प्रयोग होता है न तत्पुरुष में, या तो वो विशेषण बनेगा या बनेगा वो संज्ञा शब्द। जैसे मैंने बोला ज्ञानी, क्या बना है, ज्ञानी एक विशेषण शब्द है और इसका विलोम शब्द बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अज्ञानी, तो अज्ञानी क्या बन जाएगा, विशेषण ही बन जाएगा। दोस्तों तत्पुरुष समास में यही बता दूं मैं थोड़ा सा कि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया जाता है तत्पुरुष समास में, केवल किसी शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए। अगर किसी शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तब तो माना जाता है तत्पुरुष समास। लेकिन अव्ययभावी समास में जब उपसर्ग का प्रयोग लगता है तो उपसर्ग लगने से किसी शब्द का विलोम शब्द नहीं बनता है। जैसे दिन का प्रयोग किस लिए, यहाँ दिन का विलोम शब्द बनाने के लिए प्रति शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया है, बल्कि इसको अव्यय बनाने के लिए किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें प्रथम पद, अव्ययभावी समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, लेकिन उपसर्ग लगाने से केवल वो अव्यय का ही काम करता है, किसी अन्य काम का नहीं होता है। अब तीसरी पहचान देखिए, एक पहचान मैंने क्या बताई, अव्यय होता है, दूसरी बताई उपसर्ग होता है, तीसरी बता दो कि द्विरुक्त शब्द जो होते हैं, द्विरुक्त शब्दों में बहुधा, द्विरुक्त शब्दों में बहुधा अव्ययभावी समास होता है। क्या होता है, अव्ययभावी। जैसे मैंने बोला पल पल, पल पल, ठीक है। जैसे मैंने बोला घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी में कौन सा समास है, तो कौन सा है, पल। एक शब्द को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। तो द्विरुक्त शब्द का प्रयोग जो होता है बहुधा अव्ययभावी समास में होता है। लेकिन ध्यान रखना, वही बात सिंपल है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अव्ययभावी समास किसी पद में होता है तो वो केवल अव्यय का काम करता है, किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम विशेषण का काम नहीं करता है। दोस्तों देखिए इसमें और भी आता है, उपसर्ग जो होता है हर भी होता है, हर दिन, प्रतिदिन, है ना, तो हर एक, ठीक है। अभी देखिए इसमें इन दोनों के बीच में आ जाए, ही आ जाए, जैसे पल ही पल, देखिए पल ही पल, पल ही पल जो है वो भी क्या है, अव्ययभावी समास होता है। जैसे मैंने बोला आ सर, आ सरासर, यानी इसका अलग करेंगे, सर आ
सर, सर आ सर, तो सरासर, सर आ सर। देखिए दोस्तों, सर, सर आ सर नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं सरासर, सर आ सर, सरासर। ठीक है, इसको अलग सही लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ही बन जाएगा सरासर। तो सरासर, धड़ाधड़, है ना, झपाझप, खचाखच, तो ये जो होते हैं अव्ययभावी समास के अंतर्गत आता है। पल पल, घड़ी घड़ी, ये भी क्या होता है, अव्ययभावी समास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अभी मैं बता दूं कि अव्ययभावी समास के द्विरूक्त शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं जो, हालांकि मैंने क्या बोला है कि द्विरूक्त शब्द जहां होते हैं अव्ययभावी समास होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो अव्यय का काम नहीं करते हैं बल्कि संज्ञा या विशेषण का काम करते हैं, द्विरूक्त शब्द ही होते हैं। कुछ द्विरूक्त शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बोला कोड़ी कोड़ी जोड़कर, क्या लिखा है मैंने, यहां लिख देता हूं मैं कोड़ी कोड़ी जोड़कर, जैसे कोड़ी कोड़ी जोड़कर। अब देखिए कोड़ी कोड़ी जोड़कर, अब कोड़ी कोड़ी जोड़कर, जैसे कोड़ी कोड़ी जो है ये क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, क्रिया की विशेषता न बताकर ये जो है संज्ञा का काम करता है, कोड़ी कोड़ी जोड़कर। तो ध्यान रखना, जैसे नस नस, नस नस में, तो यहाँ नस नस जो है वो भी क्या है, क्या है, ये भी अव्ययभावी समास नहीं है। क्या है, अव्ययभावी समास नहीं है। तो कोड़ी कोड़ी, नस नस, ठीक है ना। तो यहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखना है आपको, कोड़ी कोड़ी, नस नस, इस प्रकार का, यानी आपको ये केवल शब्द नहीं रखने हैं। अगर आपको ऐसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नस नस और कोड़ी कोड़ी जो होता है कर्मधारय समास होता है, लेकिन आपको अव्ययभावी समास में केवल आपको ये याद रखना है कि ये जो है अव्यय का काम कर रहा है या संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा या विशेषण का काम कर रहा है। कि जब भी कोई शब्द संज्ञा या विशेषण का काम करता है तो वो कभी भी अव्ययभावी समास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो ये जो है केवल एक वचन में प्रयुक्त होता है, इनका बहुवचन नहीं होता है, अव्यय का काम करता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये क्रिया विशेषण का भाव देता है। तो दोस्तों ये कोड़ी कोड़ी और नस नस वाला भी विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। जैसे हम आज करने जा रहे हैं, उदाहरण करने जा रहे हैं, जैसे मैं 2-4 उदाहरण बता दूं कि एक जो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। जैसे एक तो मैं बता दूं पूर्व, पूर्वक, है ना, भर, ये जो शब्द होते हैं ये कहीं भी आ जाए, पहले आ जाए तो बाद में आ जाए। जैसे पूर्व निर्धारित, तो पूर्व निर्धारित में क्या है दोस्तों, अव्ययभावी समास है। अगर मैं कह दूं अभूतपूर्व, तो ये भूतपूर्व कहाँ आ गया दोस्तों, बाद में आ गया। तो जैसे मैंने बोला भर पेट और पेट भर, तो ध्यान रखना ये बर भी कहीं भी आ जाए तो भी अव्ययभावी समास होता है। बर पहले आ जाए बाद में आ जाए, जो पूर्व है वो पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए। जैसे ये 100% ही पूर्व, पूर्वक, भर, जो ये शब्द जो होते हैं कहीं भी आ जाए ये अव्ययभावी समास ही होते हैं। जैसे यथा स्थिति, यथा स्थिति, तो ध्यान रखना यथा का मतलब होता है अनुसार, स्थिति के अनुसार, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। मैंने ये भी बताया है कि समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, तो ये समास विग्रह क्या होगा, स्थिति के अनुसार। अब मैंने लिखा है, मैंने बोला सपरिवार, क्या बोला है मैंने, सपरिवार, तो क्या हो जाएगा, परिवार सहित, क्या हो जाएगा, परिवार सहित। तो ये जो है परिवार सहित। मैंने बोला बेशर्म, क्या बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, बिना शर्म के। बेशर्म क्या हो जाएगा,
बिना शर्म के। तो ये जो है अव्ययभावी समास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों एक तो मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में इस अव्ययभावी समास के जितने भी उदाहरण दे रखे हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि अभी देखिए जैसे भी एनसीईआरटी में जितने उदाहरण दे रखे हैं मैंने बताया है कि वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का ही हमें मान्य होगा। हमने कोई अब कंपटीशन लेवल की किताबों में किस तरह से दे रखा है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उनमें गलत दे रखा है या सही नहीं दे रखा, तो वो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में कंफर्म कर लेना कि एनसीईआरटी की जो 9 से 12 किताब है उसमें क्या दे रखा है, उनके उदाहरण जो है आप विशेष तौर से याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। अव्ययभावी समास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक जरूर करें। और दोस्तों अभी अगले वीडियो में हम समास के अन्य भेदों की भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।